हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है और समाजशास्त्र का महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाए या समाजशास्त्र को कला माना जाए, इस विचार को लेके बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री और विचारक थे जिनका आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद था कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं कि आखिर में समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। सबसे पहला नाम जो आता है वह आता है ऑगस्ट काम्टे का। ऑगस्ट काम्टे चूंकि समाजशास्त्र के पिता हैं और उस समय विज्ञान का वर्चस्व काफ़ी देखने को मिल रहा था। विज्ञान का उस समय महत्व जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो ऑगस्ट काम्टे ने जब समाजशास्त्र विषय की नींव रखी, उन्होंने यह पूरी कोशिश की है कि समाजशास्त्र जो है वह एक विज्ञान ही है। तो इन्होंने समाजशास्त्र को यह कहा भी है कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है। सिर्फ ऑगस्ट काम्टे ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो दुर्खीम, मैक्स वेबर, पैरेटो, ये सभी समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। अगला कथन बाटोमोर का देख लेते हैं। बाटोमोर का ऐसा मानना है कि सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक सबल तर्क यह दिया गया है कि ये प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई चीज पैदा नहीं कर पाए हैं। अर्थात जो सामाजिक विज्ञान है वह जो वैज्ञानिक प्रकृति होती है इससे मिलते जुलते या प्राकृतिक जो नियम होते हैं उनसे मिलती जुलती इनके कोई खुद के अपने नियम नहीं दिखाई देते हैं। तो बाटोमोर का यह कथन विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती चीज पैदा नहीं कर सकती है, अर्थात यह एक विज्ञान नहीं है। C.W. मिल्स अर्थात सी राइट मिल्स जो हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को एक क्राफ्ट माना है। ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि समाजशास्त्र को क्राफ्ट किसने माना है, तो C.W. मिल्स ने माना है। रॉबर्ट बी स्ट्रीट का एक कथन है कि समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला के विषयों में भी है। अर्थात रॉबर्ट बी स्ट्रीट ने यह माना है कि समाजशास्त्र को हम सिर्फ एक विज्ञान के रूप में ही नहीं दे सकते हैं बल्कि जो मानव मस्तिष्क है इसको किस प्रकार से यह कार्य करता है नहीं करता है, तो उसको स्वतंत्र बनाने वाले कला के विषयों में भी समाजशास्त्र का उतना ज़्यादा ही महत्व देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित होने के लिए आखिर में ऐसे कौन कौन से लक्षण होने चाहिए जो इसके समर्थक विचारक हैं वो मानते हैं कि समाजशास्त्र में ये सारे के सारे लक्षण अर्थात समाजशास्त्र की ये प्रकृति पाई जाती है। तो पहला पॉइंट है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। अर्थात जब हम समाजशास्त्रीय ज्ञान की बात करते हैं कि समाजशास्त्र में किस प्रकार से ज्ञान की वृद्धि हो रही है, तो यह हम वैज्ञानिक तरीके से ही इसका निरीक्षण परीक्षण करके इनके आंकड़ों को किस प्रकार से हम क्रमबद्ध करके व्यवस्थित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर जाके कोई नियम निकाला जाता है या कोई सिद्धांत बनाया जाता है। तो जो समाजशास्त्रीय ज्ञान है इसका आधार ही वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा ये लोग मानते हैं कि समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। अर्थात जो तथ्य हम एकत्रित करते हैं उनको ऐसे ही नहीं कि कहीं से कोई आदर्शात्मक बातें हैं और बस उसी को हमने मान लिया कि हाँ चलो इसी के आधार पे हम निर्णय ले लेते हैं कि समाज में ऐसा होता है, बल्कि कोई अगर घटना होती है तो जब उस घटना का हम अगर अध्ययन कर रहे हैं तो पहले उस घटना का अवलोकन करते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि आखिर में यह घटना
क्या है, कैसे घटी है, इसका संबंध कैसा है, तो इसके कारण समाजशास्त्र जो है वह अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करता है। समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी किया जाता है। जब वर्गीकरण और विश्लेषण करते हैं तभी तो जो सटीक आंकड़े होने चाहिए या कोई घटना घट रही है उसके पीछे क्या कारण है उसमें संबंध हम स्थापित कर पाते हैं। समाजशास्त्र में क्या है का उल्लेख किया जाता है, अर्थात समाज की जो भी घटना या जो भी तथ्य का अध्ययन हम करते हैं तो वो क्या है सिर्फ हम उसका अध्ययन करते हैं, ना कि वह अच्छा है या बुरा है इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि भारत के संदर्भ में यदि देखें तो जाति प्रथा भारत में पाई जाती है। जो जाति व्यवस्था है इसमें आखिर में जाति व्यवस्था किस प्रकार से बनी हुई है, हम बस उसका अध्ययन करते हैं कि आखिर में जाति व्यवस्था की संरचना किस प्रकार से समाज में हमें दिख रही है, आखिर में जाति व्यवस्था क्या होती है। हम इस पे यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि जाति व्यवस्था समाज के लिए अच्छी है या बुरी है, यह एक समाजशास्त्री का काम नहीं होता है। 5वां पॉइंट है, समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है, अर्थात जो कार्य कारण संबंध होते हैं इनकी हम व्याख्या करते हैं कि अगर कोई घटना है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। 6ठा पॉइंट है, समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, अर्थात समाजशास्त्र में भी बहुत ऐसे सिद्धांत पाए जाते हैं जो कि पूरे लगभग सारे समाजों में इसको लागू किया जा सकता है। 7वां पॉइंट है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। जिस प्रकार से अगर देखें कि भौतिक शास्त्र में या रसायन शास्त्र में जैसे जैसे नई नई चीज़ों का खोज होता रहता है तो उनकी फिर से परीक्षा ली जाती है कि आखिर में क्या यह पहले जैसी स्थिति है या इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। और बहुत ऐसे जो भौतिकी में भी देखें तो नए सिद्धांत फिर से पुनः स्थापित किए जाते हैं। इसी प्रकार से समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की भी पुनर्परीक्षा संभव है, अर्थात अगर कोई सिद्धांत बन गया है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही सिद्धांत वो जो है हमेशा लागू होगा, बल्कि हम उसकी फिर से पुनर्परीक्षा कर सकते हैं या फिर से उसका हम निरीक्षण परीक्षण करके अगर उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो वो भी संभव है। समाजशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं वह सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात समाजशास्त्र के जो सिद्धांत पाए जाते हैं यह सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात सभी समाजों में एक जैसे ही लागू किए जाते हैं। आखिरी पॉइंट है कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है। जो विचारक इस समर्थन में है कि समाजशास्त्र को हम विज्ञान के रूप में स्थापित कर सकते हैं या समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है, उन्होंने ऐसा माना है कि समाजशास्त्र में हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जो भी घटनाएं घटती हैं उनका एक पैटर्न निर्धारित करते हुए यह संभव हो सकता है कि हम बता सकें कि ऐसी अगर कुछ सिचुएशन ऐसी परिस्थिति दिख रही है तो ये घटना फिर से घट सकती है, या अगर कोई घटना घटी हुई है तो उसका परिणाम क्या निकल सकता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की भी क्षमता पाई जाती है। अब समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में अस्वीकार जब किया जाता है तो इसके पीछे कौन कौन सा कारण होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो विचारक या जो समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में इनकार कर दिया, उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। इन तर्कों को हम लोग समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इसमें वैश्विकता का अर्थात जो तटस्थता होता है इसका अभाव पाया जाता है। तटस्थता का अर्थ ये होता है कि हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ अर्थात जो घटना जैसे है हम उसका वैसे ही अध्ययन करें, उसमें कोई व्यक्तिगत हमारा प्रभाव नहीं दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ समाजशास्त्री या विचारक ये बोलते हैं कि इसमें वैश्विकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि हम जब समाजशास्त्र के अंतर्गत क्योंकि समाज की ही घटनाओं का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत
समाज की घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं, जैसे जाति व्यवस्था है, वर्ग है, धर्म है, जो संस्कृति है, इन्हीं सब का अध्ययन करते हैं। तो चूंकि जो समाजशास्त्री अध्ययन अगर कर रहा है तो वो भी इसी का भाग्य सॉरी इसी का एक पार्ट होता है, उसी का एक भाग होता है। जो व्यक्ति है वो भी किसी वर्ग से ताल्लुक़ रखता है या किसी जाति से ताल्लुक़ रखता है या किसी धर्म से उसका संबंध होता है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र में बिल्कुल हम तटस्थ होके और किसी भी घटना का या किसी भी तथ्य का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से समाजशास्त्र को हम विज्ञान नहीं मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका एक अगर मूल्यांकन करें तो ऐसा माना जाएगा कि ऐसा नहीं है कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसमें समाजशास्त्र में वैश्विकता का या तटस्थता का अभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जब अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में तो जो समाजशास्त्री है या जो रिसर्चर है वह तटस्थ हो के ही उन सारी घटनाओं का अध्ययन करता है। और चूंकि जो भी अध्ययन किया जाता है या जो भी आंकड़े निकाले जाते हैं वह परीक्षण करके, आंकड़ों का संग्रह करके और तब जाके कोई रिजल्ट निकलता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह उसके खुद के अपने व्यक्तिगत प्रभाव उसमें देखने को मिलेंगे। ये हम पूरी तरीके से इस बात को गलत या सही नहीं ठहरा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता जो है यह कहीं न कहीं समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने से रोकती है, क्योंकि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं। तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति होती है। सामाजिक घटनाएं जो होती हैं वह निरंतर परिवर्तनशील होती हैं, बदलती रहती हैं। तो सामाजिक जब घटनाएं परिवर्तनशील हैं तो फिर इनका हम किसी व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कैसे कर सकते हैं, यह भी इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। चौथा पॉइंट है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि एक समाज में जो सामाजिक घटना घटे वह दूसरे समाज में हूबहू वैसी ही घटना हमें देखने को मिलेगी, बल्कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ अंतर जरूर देखने को मिलता है। तो जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उसमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई आती है। अर्थात जो सामाजिक घटनाएं चूंकि होती हैं तो वह मात्रात्मक नहीं होती हैं बल्कि गुणात्मक होती हैं। तो उनके माप में भी काफ़ी कठिनाई पाई जाती है कि आखिर में कोई सामाजिक घटना है उसको हम किस तरीके से मापें, उसके मापने का क्या पैटर्न होगा या का क्या तरीका होगा जिसके से संबंधित हम उन घटनाओं को माप सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आता है। अगला पॉइंट है कि कार्य कारण संबंध में अभाव पाया जाता है। यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो अगर कोई घटना घटती है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है उसे अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया। मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने बी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो बी वाला व्यक्ति है उसकी प्रतिक्रिया ए के प्रति क्या होगी। हो सकता है कि वह चुप ही रह जाए या ऐसा भी हो सकता है कि वह थप्पड़ मारे या गाली ही देके अपना रह जाएगा। तो ये जो सारा इसकी प्रतिक्रिया होगी वह इस बात पे निर्भर करती है कि यह व्यक्ति का सामाजिक परिवेश कैसा है, इसकी अपनी व्यक्तिगत सोच कैसी है, परिवार के द्वारा इसकी परवरिश कैसी की गई है या किस प्रकार से इसका सामाजिकरण हुआ है समाज में। तो इस पे ये निर्भर करता है कि बी व्यक्ति जो है वो ए के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। तो जो कार्य कारण संबंध है इसका भी अभाव पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो एक घटना ए और बी के बीच में घटी हूबहू यही घटना सी और डी के बीच में घट सकती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। ये मानते हैं कि जो भी विज्ञान की विषय हैं उनमें प्रयोगशाला पाई जाती है, जबकि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं होती है। तो आखिर में प्रयोगशाला होगी भी कैसे, क्योंकि
समाजशास्त्र में हम पूरे समाज का अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम प्रयोगशाला कहाँ से लाएंगे? अगर मान लेते हैं कि कोई सन्यासी है या फिर कोई साधु है या फिर कोई डाकू ही मान लेते हैं, ऐसा कोई व्यक्तित्व है, तो उसकी अगर हमें उसका अध्ययन करना है, उसकी बारे में अगर हमें जो भी शोध करना है, तो आखिर में हम उसको किसी प्रयोगशाला में बिठा के तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो उसकी वास्तविक प्रकृति जो है वो हमें देखने को ही नहीं मिलेगी। तो समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव पाया जाता है। 8वां पॉइंट है कि समाजशास्त्र जो है वह भविष्यवाणी करने में असमर्थ पाई जाती है। तो ऐसा ये लोग मानते हैं कि जो समाजशास्त्र है वह भविष्यवाणी नहीं कर पाती है, क्योंकि घटनाएं जो कि परिवर्तित होती रहती हैं, इसलिए परिणाम भी परिवर्तित होते रहते हैं, और इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक घटना का जो रिजल्ट हमें देखने को मिला वह वैसी ही घटना दूसरी जो घटेगी उसमें भी हमें वैसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र जो है वह भविष्यवाणी करने में भी असमर्थ है। यहाँ पर स्टीवर्ट एवं गिलीन का एक कथन है, क्योंकि इन्होंने विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की विशेषताओं को समझा था। इन्होंने माना था कि समाजशास्त्र में ऐसी ऐसी ये जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं, और इसके कारण से हम समाजशास्त्र को विज्ञान मान सकते हैं। तो आखिर में इनकी कौन सी विशेषताएं समझ लेते हैं कि समाजशास्त्र जो है वह ज्ञान में वृद्धि करता है, जो कि विज्ञान भी जो है वह ज्ञान में वृद्धि करता है। दूसरा पॉइंट है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा ज्ञान का संचय किया जाता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही, अर्थात हम जब किसी घटना को या किसी तथ्य का अध्ययन करते हैं तो पहले उनका अवलोकन करते हैं, फिर उनसे आंकड़े जो हैं परीक्षण निरीक्षण करके और आंकड़े संग्रहित करते हैं, फिर उनका हम व्यवस्थित उसकी जो छाट के और क्रमबद्ध तरीके से उसका हम विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान का संचय होता है वह वैज्ञानिक विधि द्वारा होता है। इसमें सामान्य नियमों का प्रतिपादन होता है। तो समाजशास्त्र जो है इसमें सामान्य नियमों का प्रतिपादन भी पाया जाता है। नियमों की व्यावहारिकता पाई जाती है। जिस प्रकार से अन्य विज्ञान हैं, और जैसे कि फिजिक्स के जो भी कोई रूल हैं या नियम हैं, तो उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स की जो कोई अगर नियम है, तो उस नियम का हम व्यवहारिकता में उपयोग करते हैं। जैसे कि बहुत सारे यूज होते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि जो हीट कैसे जनरेट होती है, जो मान लेते हैं कि भाप कैसे बनता है, तो उस भाप का प्रयोग भी हम किस प्रकार से अपने जीवन में करते हैं। तो फिजिक्स के जो नियम हैं उनका हम अपने जीवन में व्यवहारिकता में प्रयोग भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी जो नियम होते हैं उनका व्यवहारिकता में या समाज में उसका प्रयोग या उसके नियमों की उपयोगिता भी देखने को मिलती है। 5वां पॉइंट है कि नियमों की सहायता से अपने अध्ययन क्षेत्र का ये विस्तार भी करता है। समाजशास्त्र की अभी तक तो ये हुआ कि समाजशास्त्र विज्ञान है या कला है, इसके बारे में जो मतभेद थे उसके बारे में हम लोगों ने समझा। लेकिन आखिर में समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, आखिर में रियल में समाजशास्त्र क्या है, इसको समझाने के लिए बीर स्ट्रीट ने 6 विशेषताएं बताई हैं, जो कि हम लोग अपने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज इसके सिर्फ हम लोग समझ लेते हैं कि ये 6 विशेषताएं कौन सी हैं। पहला जो है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। दूसरा जो है कि यह वास्तविकता का अध्ययन करता है, ना कि आदर्शात्मकता का अध्ययन करता है। तीसरा जो है यह विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यावहारिक विज्ञान है। चौथा पॉइंट है कि यह अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। 5वां पॉइंट है कि यह सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान है। और आखिरी पॉइंट है कि यह तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों है। तो ये जो 6 पॉइंट है
इसका हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर यहाँ पे आप लोग पहली बार इसको देख रहे होंगे तो इसके लास्ट लेक्चर जो था उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिर में वीरस्ट्रीट ने ये 6 विशेषताएं जो बताई हैं ये क्या हैं। लुंडबर्ग का कथन है कि मानव समूह व्यवहार से संबंधित एक वास्तविक विज्ञान होने के लिए संभवतः इसकी सबसे बड़ी बाधा इसकी अध्ययन वस्तु की जटिलता है। लुंडबर्ग ने कहा है कि मानव समूह व्यवहार से संबंधित एक वास्तविक विज्ञान होने के लिए, चूंकि समाजशास्त्र जो है वह मानव समूह व्यवहार से ही संबंधित है, तो मानव समूह व्यवहार से संबंधित एक वास्तविक विज्ञान होने के लिए इसकी जो सबसे बड़ी बाधा है वह है कि इसकी अध्ययन वस्तु जो है वह बहुत ही ज़्यादा जटिल है। पीएच लंडीज का कथन है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में। यह इनका कथन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अवश्य नोट डाउन कर लीजिएगा। गिलिन एवं गिलिन का कथन है कि प्रयोगशाला पद्धति सूक्ष्म या यथार्थ अवलोकन की एक सामान्य प्रणाली मात्र है। समाजशास्त्र का महत्व अब भारत के संदर्भ में क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में समाजशास्त्र का अध्ययन हम भारत के संदर्भ में जब करें तो समाजशास्त्र का महत्व क्या है। पहला है कि ये संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। यह हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो एक सामाजिक स्तरीकरण है या फिर ये बोले कि परिवार के विभिन्न स्वरूप हैं या फिर विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न भाषा है, विभिन्न हमारे रहन सहन के तरीके हैं, खान पान के तरीके हैं, जाति व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण मानव समाज है इसके बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में ये सहायक होता है। आखिर में समाजशास्त्र की जब समाज का अध्ययन करता है तो इससे हमें पता चलता है कि आखिर में किस प्रकार से संपूर्ण मानव समाज का हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायक होता है। अब इसका क्या अर्थ है कि जैसे मान लेते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में हम ऐसा देखेंगे कि पहले जो शादियां होती थी, अभी भी काफी हद तक यह देखने को मिलता है कि जो विवाह होता है वह अपनी जाति के अंदर ही होता है। अब जो आजकल का समय है इसमें जो जाति व्यवस्था है इसमें काफी ढीलापन देखने को मिला है, इसमें काफी शिथिलता आई है। और जो शादियां हैं वह अपनी जाति के बाहर भी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है जितनी कि पहले के समय में होती थी और शादियां हो रही हैं। तो इस प्रकार से जो नवीन सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, अर्थात जो सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है, इनसे अनुकूलन कैसे किया जाए, तो जब हम उनको समझते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उससे क्या हमें निष्कर्ष निकलता है उन घटनाओं से, उन परिस्थितियों से, उसके आधार पे हम जो समाज की स्थिति है वह अच्छे से समझ पाते हैं। तो समाजशास्त्र इसमें भी सहायता करता है। तीसरा पॉइंट है कि समाज में सह अस्तित्व की भावना का प्रसार करने में सहायक है। अब यह क्या है? सह अस्तित्व का अर्थ यह है कि यह हम सभी जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रकार की जीवन शैली, जीवन जीने के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अकेले ही अपना जीवन जी सकता है। यह सभी को पता है कि हर कोई एक दूसरे पे निर्भर है। तो समाज में जो सह अस्तित्व की भावना है, अर्थात प्रत्येक जो व्यक्ति है वह एक दूसरे पे निर्भर है या आश्रित है, इस भावना के जब प्रसार होता है तो कहीं ना कहीं समाज में एकजुटता देखने को मिलती है, या ये बोले कि एकता देखने को मिलती है। तो इसमें भी समाजशास्त्र सहायक होता है। परंपराओं के अध्ययन में सहायक है। यहाँ पर एक नाम बहुत ही खास आ जाता है और वो है टीपी मुखर्जी का।
डीपी मुखर्जी ने कहा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत परंपराओं का ही अध्ययन करना चाहिए या अध्ययन होता है। पांचवा पॉइंट है कि ये राष्ट्रीय एकता में सहायक होता है। जब हम सामाजिक घटनाओं को या सामाजिक स्थितियों को जब हम समझेंगे तो उनसे क्या उनमें विभिन्नताएं पाई जा रही हैं समाज में, इसको भी हम कहीं ना कहीं समझने में सक्षम होंगे और इसके कारण जो भी राष्ट्रीय एकता में बाधा आते हैं तत्व, उनको हम उनका निवारण करने में योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र जो है वह राष्ट्रीय एकता में भी सहायक होता है। समाजशास्त्र जो होता है वह सामाजिक समस्याओं को हल करने में भी सहायक होता है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं का ही अध्ययन करता है। और जब सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है तो इसकी वजह से आखिर में यह घटनाएं कैसे घट रही हैं, आखिर में ये समस्याएं समाज में हैं ही क्यों, इसका कारण पता चलता है और इस वजह से इसको हल करने में भी काफ़ी हद तक सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक होता है। तो ग्रामीण पुनर्निर्माण में इसलिए सहायक होता है कि जब हम ग्रामीण समाज का अध्ययन करेंगे तो उसमें आखिर में कौन सी समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाती है और इसकी वजह से जो ग्रामीण समाज है उसका फिर से निर्माण किया जा सकता है। आठवां पॉइंट है कि नगरीय विकास में सहायक है। इसी प्रकार से जनजातीय जो समस्याएं हैं इनके उन्मूलन तथा जनजातीय कल्याण में भी यह सहायक माना जाता है। जब जनजातीय अगर समुदाय का हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र के अंतर्गत तो उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका किस प्रकार से निवारण किया जाए या उनके कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई जाएं, इसमें भी समाजशास्त्र काफ़ी सहायता करता है। अगला पॉइंट है कि सामाजिक नियोजन में सहायक है कि किस प्रकार से समाज में क्या नियोजन किया जाए या किस तरीके की योजनाओं का प्लान किया जाए जिससे कि समाज जो है एक सुचारू रूप से सही से व्यवस्थित तरीके से अपना कार्य कर सके या उसमें कहीं ना कहीं एक जो व्यवस्था है वह सही तरीके से बनी रहे। और आज का ये आखिरी पॉइंट है कि प्रजातंत्र को सफल बनाने में सहायक होता है। तो ये भारत के अगर संदर्भ में देखें तो जो समाज है भारत का वहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं और जब इन विभिन्नताओं का समाजशास्त्र के अंतर्गत जब अध्ययन किया जाता है तो उनकी समस्याओं को समझा जाता है कि आखिर में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो कि भारत के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही हैं और फिर उनके निवारण करके और प्रजातंत्र को सफल बनाने में समाजशास्त्र सहायता अपनी तरफ से देता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज समाजशास्त्र की प्रकृति एवं महत्व, आज का जो ये टॉपिक था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।